गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी बिजनेस में फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, उसका क्या नीड है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से किसी भी बिजनेस को क्या फ़ायदा होता है, क्यों बनाया जाता है, उसे हम लोग आज डिटेल देखने वाले हैं और ये भी समझने वाले हैं कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसे। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस को देखते हैं कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है किसी भी बिजनेस के। किसी भी बिजनेस किस डायरेक्शन पे जा रहा है, उसमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, वो कैसे मालूम चलेगा। किसी भी बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो मालूम कैसे चलेगा। बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस का जो भी बैलेंस शीट बोल सकते हैं आप, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ऐसे ही और एक टर्म आता है। जैसे हम लोग पीएल को देख करके बिजनेस में कितना रेवेन्यू हो रहा है उसे मालूम चलता है। बिजनेस का बैलेंस शीट देख करके मालूम चलता है कि बिजनेस में कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी है। वैसे किसी भी बिजनेस में फंड कैसा है, उनका जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है, उनका जो फ्यूचर प्लानिंग है, उसको बियर करने के लिए, उसे सक्सेस फ्यूचर प्लानिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, तो उसके लिए हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अ, उसका फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस कैसा है, बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस में। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी एंड डिविडेंड। कोई भी बिजनेस, मान लीजिए फ्रेंड्स, लास्ट 2 ईयर्स से लॉस में जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि लास्ट 2 ईयर से बिजनेस लॉस में जा रहा है, लेकिन हमारा कंपनी का पॉलिसी है, हमने पिछले 10 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 साल लगातार हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया गया। तो किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन कंपनी के लिए फेवरेबल है, कंपनी के लिए कौन सा डिसीजन अनफेवरेबल है, वो डिटरमाइन कैसे होता है। वो डिटरमाइन होता है कंपनी का फंड को देखते हुए, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग को करते हुए। तो ये जो डिसीजन है, फाइनेंशियल पॉलिसी है एंड डिविडेंड है, वो डिसीजन कोई भी अगर बिजनेस का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लेता है कि बिजनेस, मान लीजिए आपका लॉस में जा रहा है, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं कि नहीं, हम जो भी मेरा शेयर होल्डर है उसको हम डिविडेंड देंगे, तो उससे बिजनेस में लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा या फिर शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा। बिजनेस में जितना भी ज़्यादा लॉस हो रहा है, वो लॉस क्या होगा फ्रेंड्स, वो लॉस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करने में फंड फ्लो स्टेटमेंट मदद करता है कि कब डिविडेंड को देना है, कब डिविडेंड को नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पॉइंट आउट वीक फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं तो उससे मालूम चलता है कि बिजनेस का वीक पोजीशन क्या है, और उससे आगे आइडेंटिफाई करके उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने का कोशिश करते हैं, उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है उसका कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद बैंकर एंड क्रेडिटर्स। किसी भी बैंक में को कोई भी बैंक जब आपको लोन देता है, ठीक है ना, तो बैंक ये देखना चाहता है कि आपका बिजनेस में जितना भी आपको फ़ंड दिया जाता है, फ़ंड को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, फ़ंड का आप किस तरीके से यूज़ करते हैं। फ़ंड का अगर आप सही से यूज नहीं कीजिएगा तो बिज़नेस क्या होगा। मान लीजिए कोई बिज़नेस आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड दे रहा है, लेकिन आप मिलियंस ऑफ डॉलर क्या कर रहे हैं कि सीईओ को सैलरी में दे रहे हैं, कंपनी का एम्प्लॉय को सैलरी में दे रहे हैं, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है उसको पेमेंट करने में दे रहे हैं, कंपनी का जो भी फ्यूचर कोर बिजनेस है उसमें आप फंड को डाल ही नहीं रहे, तो उससे उसका आउटपुट क्या निकलेगा, कंपनी डिक्लाइन होता होता चला जाएगा। कंपनी ऑलरेडी ऑलरेडी डिक्लाइन है, और इसके साथ साथ और कंपनी क्या होगा, कंपनी और डाउन होता चला जाएगा, क्योंकि बिजनेस में जो भी फंड है आप उसको बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसका यूज जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका जो बोल रहा है या फिर जो भी प्रेशर में आकर के आप डिसीजन ले रहे हैं कि जल्द ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड दो, जो एम्प्लॉय है उसको सही सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए, जो भी हेड पोस्ट पे है उसको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए। अब वो सब ध्यान दे रहे हैं, कोर बिजनेस पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, तो वो सब एनालाइज करने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड। किसी भी बिजनेस में
कितने कहाँ कहाँ से फंड आ रहा है और कहाँ कहाँ फंड जा रहा है, उसका हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग को, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ये हम लोग बनाते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जब हम लोग करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को घटाते हैं तो हम लोग को क्या निकलता है, वर्किंग कैपिटल। जस्ट वैसे ही है शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हम लोग को ये बनाना होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। सेकंड में हम लोग क्या बनाते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उसके बाद बनता है। ठीक है ना। ये काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, जब हम लोग आगे बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, बट जब हम लोग सम्स को बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स को आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों का जो भी इम्पैक्ट क्या आया, वो दोनों का इम्पैक्ट फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको दिखेगा। ठीक है, आप देखिए, फंड इनफ्लो मीन्स एंड फंड आउटफ्लो मीन्स। किसी भी बिजनेस में फंड इनफ्लो का मतलब क्या होता है, फंड इनफ्लो का मतलब किसी भी बिजनेस में होता है किसी भी बिजनेस में फंड का आना। ठीक है ना, ये क्या है फंड इनफ्लो। एंड फंड आउटफ्लो का मतलब किसी भी बिजनेस में फंड का जाना। ठीक है, फंड इनफ्लो मतलब कोई कोई आपके बिजनेस में पैसा डाल रहा है, और फंड आउटफ्लो मतलब कि कोई आप अपने बिजनेस से फंड निकाल के कहीं और दे रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्ड में आप इसको समझिए। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, आप सभी ने सुना ही होगा करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, फिर भी मैं क्विक एक कुछ जो भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी होता है, जैसे सैलरी डेटर्स, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड एंड बैंक, ये आपका होगा करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी में आप देखिए सैलरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिविडेंड पेबल या फिर टैक्स पेबल, जो भी इस तरीके से आता है वो सब क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स जो भी बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है, आपको उसे रीड करना है डेली, 1 से 2 बार आपको रीड करना है। उससे क्या होगा ना, आपको पूरा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा याद हो जाएगा। और जब जितना ज़्यादा ये आपको याद रहेगा उतना ज़्यादा ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग एक छोटा सा प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, आज हम लोग एक छोटा सा एक सम के थ्रू, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे हम लोग आज सीखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है एंड करंट लायबिलिटीज आपको दिया हुआ। करंट एसेट्स में 2 आइटम है, कैश इन हैंड है, सैलरी डेटर्स है। करंट लायबिलिटी में सैलरी क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों का बैलेंस दिया हुआ, यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दोनों का बैलेंस दिया हुआ। टोटल 30 लाख प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर 33 लाख, यहाँ पर टोटल 23 लाख एंड 22 लाख। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना आपको फ्रेंड्स, बस इसे समझना। आप इसे एक बार समझ के ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी आप इसका इम्पैक्ट, सबसे बड़ा जो इशू, सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है ना फ्रेंड्स, 1 मिनट दीजिए मुझे मिटाने दीजिए पहले। सबसे बड़ा जो भी आता है ना, सबसे पहले आप ये देखिए कि कभी भी फंड फ्लो कभी भी, सॉरी फ्रेंड्स, कभी भी जब भी आप प्रिपरेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल बनाइएगा ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब असेट्स बढ़ता है तो उसको इंक्रीज में लिखना है। ठीक है ना, जब भी असेट्स बढ़ेगा, ठीक है ना, तब उसमें क्या लिखना है आपको, इंक्रीज में लिखना है। और जब लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसको डिक्रीज में लिखना है। लायबिलिटी में आपको अपोजिट लिखना है, असेट्स में आपको एकदम पॉजिटिव लिखना है। जब भी असेट्स बढ़ेगा तो उसको इंक्रीज में लिखना है, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसको डिक्रीज में लिखना है, और अगर लायबिलिटी घटेगा तो उसको इंक्रीज में लिखना है। लायबिलिटी में उल्टा करना है, असेट्स में जो इम्पैक्ट आ रहा है वही करना। अगर असेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में लिखना है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में लिखना है। आप इसे समझ के साथ समझिएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मल जैसे यहाँ पे दिया हुआ तो वैसे ही आप इसको बना दिए। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना इसमें, मैं से मिटा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, 1 मिनट दीजिए। देखिए यहाँ पे आप क्या किए, 1 मिनट फ्रेंड्स, शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले पार्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन डिक्रीज, जो भी हुआ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, आपने ऊपर देखा करंट एसेट्स, ठीक है ना, करंट एसेट्स में क्या क्या था, कैश इन हैंड था,
एक प्रीवियस ईयर 10,000 एंड करेंट ईयर 15,000। नेट इम्पैक्ट क्या आया, 5,000 इंक्रीज हुआ, तो 5,000 क्या किया हम लोग, इंक्रीज किए, ठीक है। सैलरी क्रेडिटर्स क्या था, पिछले साल 20,000 था और इस साल 18,000 हो गया, ठीक है ना। तो 20,000 से 18,000 हुआ, मतलब क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज में हम लोग लिख दिए 2,000। इसमें समझे, जब भी करेंट एसेट्स में जो इसका इम्पैक्ट होगा ना, जो भी इम्पैक्ट आएगा वही लिखना है, लेकिन जब हम लोग लायबिलिटी में जाएंगे जो इम्पैक्ट आएगा उसके अपोजिट देना है, ठीक है। अब हम लोग लायबिलिटी में आते हैं। लायबिलिटी में क्या था, लायबिलिटी में देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट दिखाने दीजिए पहले। हाँ, लायबिलिटी में क्या था, सैलरी क्रेडिटर। सैलरी क्रेडिटर में क्या था, 15,000 पहले था, प्रीवियस ईयर था, एंड इस साल 10,000 हो गया। तो नेट इम्पैक्ट क्या आया कि पहले 15 था प्रीवियस ईयर और इस साल 10 है, तो नेट इम्पैक्ट क्या हुआ, 5,000 क्या हुआ आपको, कम हो गया। तो कम हुआ यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ, तो आपको ज़्यादा करके लिखना, तो यहाँ आपको इंक्रीज करना है, ठीक है ना। ये आप पहले ही बताए थे, जब भी लायबिलिटी में क्या होगा, जो भी होगा इम्पैक्ट उसका अपोजिट को लिखना है। उस तरीके से बिल्स पेबल, पहले कितना था, 8 था, अभी कितना हुआ, 12, इंक्रीज हुआ, तो आपको क्या लिखना है, डिक्रीज लिखना है, 4,000 का डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब उसके बाद दोनों को टोटल कीजिए, ऊपर में 30 लाख, यहाँ पे 23,000, यहाँ 33,000, यहाँ पे 22,000, जो भी है यहाँ पे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्या था आपका करंट एसेट्स, ये क्या है आपका करंट लायबिलिटी है। तो 30 में 23 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7,000। उसके बाद 33 में 22 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 11,000। उसके बाद क्या होगा, दोनों में देखिएगा डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे आएगा, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 4,000। तो 4,000 से क्या हुआ, नेट इंक्रीज हुआ, तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो 11-11 दोनों साइड मिल गया फ्रेंड्स, यानी कि आपका सही जा रहा है। और उसके बाद दोनों को जोड़िएगा, ठीक है ना। 5 और 5 कितना हुआ, 10,000। उसके बाद 4 और 2 6, और यहाँ पे नेट इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज का इम्पैक्ट क्या होगा, आपको बताएं, तो जब इंक्रीज होगा तो उसको क्या करना है, डिक्रीज में लिखना है, यहाँ पर डिक्रीज में लिखना है, ठीक है ना। 4 और 2 6, 6 4 10, तो यहाँ पर 10,000 है। वही अगर फ्रेंड्स यहाँ पे नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता तो यहाँ पे आता, ठीक है ना। तो फिर उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो वैसे इसी तरह फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।